वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन पे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये क्लास हमारी चल रही है उत्तराखंड पीसीएस और यूपी पीसीएस के लिए, जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 2026 में उनके लिए। और ये क्लास है हमारी जियोग्राफी की, ठीक है। तो हम जो एनसीईआरटी जियोग्राफी है उसको यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको प्रॉपर तैयारी करवाई जाएगी फ्री में, मुफ्त में बिल्कुल, एनसीईआरटी की और बाकी सब्जेक्ट्स की, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी शुरू करते हैं। जो टॉपिक आज का है हमारा वो है वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, यानी ज्वालामुखी स्थलाकृति। ज्वालामुखी स्थलाकृति का अर्थ है कि ज्वालामुखी से बनने वाली आकृतियाँ, ठीक है, उनके बारे में यहाँ बातचीत हम करेंगे। देखो, अब ज्वालामुखी आकृतियों में पहली होती है अंतर्वेदी आकृति। अंतर्वेदी आकृति का मतलब क्या है कि ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसके ठंडा होने से आग्नेय शैल बनती है। लावा का यह जमाव या तो धरातल पर पहुंचकर होता है या धरातल पर पहुंचने से पहले ही भूपटल के नीचे शैल परतों में ही हो जाता है। तो इसमें ये बात कहना चाह रहे हैं वो ये है कि बेसिकली जो हमारे ज्वालामुखी होते हैं, जैसे ये मान लीजिए ज्वालामुखी है, तो इससे जब कोई उद्गार होगा तो यहाँ से निकलने वाला लावा दो तरीके से काम करेगा। या तो ज़मीन पर आकर के ठंडा होकर यहाँ जम जाएगा, या फिर इस पाइप में ही ठंडा होकर के वो जम जाएगा। तो दो तरीके के यहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं लावा को लेकर के, या तो वो ज़मीन पर आकर के ठंडा होकर जमेगा या फिर अंदर ही जो है जम जाएगा। लावा के ठंडा होने के स्थान के आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण किया जाता है। पहला होता है ज्वालामुखी शैलें, यानी जब लावा धरातल पर पहुंचकर जब ठंडा होता है, यानी ज़मीन पर आकर के जब लावा ठंडा होता है तो उससे बनती हैं ज्वालामुखी शैल, ठीक है। और दूसरा है पातालीय शैल। पातालीय शैल यानी प्लूटोनिक, इन्हें हम बोलेंगे शैल, ठीक है। हाँ, तो जो पाताली शैल है वो क्या है, जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है। यानी अगर ज़मीन के नीचे ही ठंडा होकर जम जाएगा तो बनेगी पातालीय शैल, ठीक है। और अगर ज़मीन पर बाहर आकर के ठंडा होकर जमेगा तो बनेगी ज्वालामुखी शैल, ठीक है। ये आपसे पेपर में मेंस में भी जो है 25 शब्दों में टिप्पणी इस पर आ सकती है कि बताइए जो प्लूटोनिक जो आपके शैल होते हैं, जो पाताली शैल होते हैं, ये क्या है, या ज्वालामुखी शैल क्या है। तो आपको इसमें ये एक लाइन लिखनी होगी, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पर आगे, जब अब देखिए बाहर आके जम गया तो ज्वालामुखी है, लेकिन अगर अंदर ही जम जाता है तो कुछ विशेष आकृतियाँ बनती हैं। जब लावा भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई सारी आकृतियाँ बनती हैं। ये आकृतियाँ कहलाती हैं अंतर्वेदी आकृतियाँ, यानी इंट्रूसिव फॉर्म्स इन्हें कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। इनमें से कुछ आकृतियाँ 3.4 में दिखाई गई हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ यहाँ पर आप देख लो, कुछ आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मिस्र ज्वालामुखी है, ये लावा मेसा है, ये सिंडर है, इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये जो आकृतियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे ये भित्ति है, ये सिल है, ये लेकोलिथ है, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में जो है अभी हमें चर्चा करना है। देखो, पहला है बैथोलिथ। बैथोलिथ, ठीक है। देखो, लिथ अगर वर्ड कहीं आएगा तो इसका मतलब ही पत्थर होता है, ध्यान रखना। लिथ मतलब पत्थर। यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर्पटी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह एक गुम्मद के आकार में विकसित हो जाता है। यानी धरती के नीचे अगर लावा, ठीक है, धरती के नीचे अगर मैग्मा एक गुम्मद आकार में इस तरीके से मान लीजिए जमा हो जाए, इस तरीके से, ठीक है, और यहीं ठंडा होके ये जम गया, ज़मीन के नीचे की बात कर रहा हूँ मैं, तो इस जमी हुई आकृति को हम नाम देते हैं साथियों बैथोलिथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर यह धरातल पर प्रकट हो जाता है। अब ज़मीन के नीचे बना है, लेकिन समय के साथ ऊपर से जब ये हट जाएगा तो फिर ये ज़मीन पर ऊपर दिखाई भी देने लगेगा एक उभार के रूप में। ये विशाल क्षेत्रों में फैले होते हैं और कभी कभी इनकी गहराई कई किलोमीटर तक होती है, ठीक है। ये ग्रेनाइट के बने पिंड हैं, इन्हें बैथोलिथ कहा जाता है, जो मैग्मा भंडारों के जमे हुए भाग हैं। आई बात समझ में? यानी अगर मैग्मा का कोई बड़ा क्षेत्र ज़मीन के नीचे ठंडा होकर के गुम्बदाकार आकृति में जम जाएगा
तो इसी को कहा जाएगा बैथोलिथ। ठीक है। सेकंड होता है हमारे पास लैकोलिथ। ठीक है, इसको भी देखिए जरा, लैकोलिथ। ये गुंबदाकार विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं जिनका तल समतल व एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे से जुड़ा रहता है। यानी होते ये भी जो है गुंबदाकार ही हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें एक पाइप जो है नीचे से जुड़ा रहता है। इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुम्मद से मिलती है। अंतर केवल यह होता है कि लैकोलिथ गहराई में पाया जाता है। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसी ही गुम्बदानुमा पहाड़ी हैं। इनमें से अधिकतर अब एक्सोफाइल्ड हो चुकी हैं, एक्सोफाइलेटेड हो चुकी हैं व धरातल पर देखी जा सकती हैं। अब देखो, ऊपर हमने पढ़ा क्या, ऊपर हमने पढ़ा बैथोलिथ और यह है लैकोलिथ। अब इनमें आपको मैं अंतर जरा समझा देता हूँ एक लाइन में, आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। अगर सिंपल सा कोई गुम्बद बना हुआ है धरती के नीचे जमा हुआ मैग्मा, तो ये बैथोलिथ है। लेकिन अगर धरती के नीचे गुम्बदाकार आकृति है जो नीचे से समतल है, ऊपर से गुम्बदाकार है, लेकिन उसका एक हिस्सा पाइप नुमा आकृति से धरती से नीचे जुड़ा हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं लैकोलिथ। अगर पाइप है तो लैकोलिथ है और विदाउट पाइप है तो बैथोलिथ है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर आपको एक एग्जांपल में दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो आप देख रहे हैं ये है लैकोलिथ, गुम्बदाकार आकृति है और नीचे जो है पाइप नुमा आकृति से होते हुए एस्थेनोस्फीयर से जुड़ रहा है। आई बात समझ में? तो ये इसके ये हुआ। आगे देखो, आगे है लैपोलिथ, फैकोलिथ व सिल। लैपोलिथ, फैकोलिथ और सिल। ऊपर उठते लावा का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल पर चला जाता है। यहाँ पर अलग अलग आकृतियों में जम जाता है। यदि यह तस्तरी यानी सौसर के आकार में जम जाए तो लैपोलिथ कहलाता है। यानी ज़मीन में जो जमा हुआ लावा है अगर प्लेट के फॉर्म में आ जाए, प्लेट के फॉर्म में आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं लैपोलिथ। यानी प्लेट के आकार में जमा हुआ लावा क्या कहलाएगा, कहलाएगा लैपोलिथ। कई बार अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनति, ठीक है, एंटीक्लाइन के ऊपर व अभिनति सिंक्लाइन के तल में लावा का जमाव पाया जाता है। ठीक है, देखो ये क्या होता है, अपनति का मतलब है इस तरीके से ऊपर की ओर उठा हुआ, इस तरीके से, ठीक है, और अभिनति यानी सिंक्लाइन का मतलब है इस तरीके से नीचे की ओर। ठीक है, तो ये है एंटीक्लाइन और ये है सिंक्लाइन। ठीक, हाँ, तो ऊपर व अभिनति के तल में लावा का जमाव पाया जाता है। ये परतनुमा लहरदार चट्टानें एक निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती हैं जो क्रमशः बैथोलिथ में विकसित होते हैं। यही फैकोलिथ कहलाते हैं। ठीक है, चलो यहाँ आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ अगर इसमें हो तो। इसमें तो चलिए नहीं दे रहा है, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए, बहुत सिंपल सी बात है। अगर लावा या तो इस फॉर्म में जमा हो जाए, मान लीजिए अगर लावा इस फॉर्म में जमा है, यहाँ पर नीचे ये जम गया और इसका एक हिस्सा एस्थेनोस्फीयर से नीचे की तरफ जुड़ा हुआ है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं फैकोलिथ। इस फॉर्म में अगर सिंक्लाइन फॉर्म में अगर लावा जमा हुआ है और लावा का एक पाइप जुड़ा हुआ है ज़मीन में नीचे, तो इसी को कहा जाता है फैकोलिथ। याद रखिएगा। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में जमा होना क्या कहलाता है, सिल या शीट। यानी अगर चट्टानें एक मोटी चादर के रूप में जम जाए, यानी ज़मीन के नीचे लावा जो है एक मोटी चादर के रूप में इस तरीके से जमा हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिल या शीट। अब जमाव के आधार पर ये दो तरीके की होती हैं। अगर मोटाई कम है तो ये शीट होगी, और अगर मोटाई ज़्यादा है, मान लीजिए बहुत मोटी है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सिल। यानी धरती के नीचे चादर के रूप में जमा हुआ लावा कहलाता है सिल या शीट। शीट क्या है, पतली चादर, और सिल क्या है, मोटी चादर, ध्यान रखना। फिर आता है डाइक। डाइक क्या है, देखो जरा। जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण पर होता है और अगर यह इसी अवस्था में ठंडा हो जाए तो एक दीवार की भांति संरचना बनाता है।
यही संरचना डाइक कहलाती है। पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्र की अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में यह आकृति बहुतायत में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन ट्रैप के विकास में डाइक उद्गार की वाहक समझी जाती है। मैं आपको डाइक दिखा देता हूँ, इसमें होगा ऊपर डाइक, इसमें नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। यानी अगर 90 डिग्री के एंगल पर 90 डिग्री के एंगल पर अगर लावा जम जाए, ठीक है, इस तरीके से लावा अगर जम जाए इस तरीके से, ठीक है, हाँ, तो इस तरीके से अगर लावा जमा हुआ है या इस तरीके से जमा हुआ है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इस प्रकार से जमी आकृति को हम बोलते हैं डाइक। ध्यान रखना, ये आपसे देखिए मुख्य परीक्षा में तो ये आते ही हैं, प्री में भी पूछे जा सकते हैं, है ना, कि किस तरीके से जो है ये डाइक बनता है, या मेंस में किस तरीके से आएगा कि इन पर टिप्पणी कर दो, 25 शब्दों में इन पर टिप्पणी कर दो। तो ये आपको पता होना चाहिए, सिल क्या होता है, डाइक क्या होता है, लैकोलिथ, बैकोलिथ, फैकोलिथ, ये सब क्या है, ये पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप इसको देख लीजिए, ये कुछ क्वेश्चन है, इनको हम लगाते हैं। चलिए, ये चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया। देखो जरा, पहला देखिए, इनमें से कौन सी भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो इसको जो है हमने जो है ऊपर पढ़ रखा है, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए, आप इसे बेहतर ढंग से समझ पाओ। देखो ये देखो, यहाँ पर पूछ रहा है प्रत्यक्ष। देखो, तो धरती के बारे में जानकारी के दो तरीके हैं, दो सोर्स होते हैं जिनसे हम धरती के अंदर की जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। पहले हैं प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत क्या है, बेसिकली जो धरती से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो इसका जो सबसे बढ़िया प्रत्यक्ष सोर्स होता है वो होता है ज्वालामुखी, ठीक है। अब इसी के आधार पर हम इसका आंसर कर सकते हैं। देखो ज़रा नीचे आ जाओ। अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत क्या है। तो भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत है ज्वालामुखी, ठीक है ना। हाँ, दक्कन ट्रैप के सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है, ये भी हमने पढ़ा है। तो दक्कन का ट्रैप जो बना है वो बेसाल्ट प्रवाह से बना है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी मैं आपको ऊपर दिखाया था, हमने कहाँ पढ़ा था, ये देखो ऊपर, ये सब हम पढ़ चुके हैं। देखिए, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते रहोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप बहुत आसानी से इसको कर ले जाओगे। इसी तरीके के ही सवाल आपको पेपर में भी देखने को मिलेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखो, यहाँ पर आप देखिए, ये आ गया, ये देखो, ये रहा बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। और बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र में क्या होता है, बेसिकली जब लावा पानी की तरह बहने लगता है तो बहुत बड़ी एरिया को कवर कर लेता है। देखो, भारत का दक्कन ट्रैप, जिस पर महाराष्ट्र पठार का ज़्यादातर भाग पाया जाता है, बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। आई बात समझ में। इसी तरीके से सवाल आपसे पेपर में भी पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखो क्या है, इनमें से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है। अब स्थल मंडल में कौन कौन शामिल होगा, ये आपसे सवाल है। ऑप्शन है ऊपरी व निचला मेंटल, भूपटल व क्रोड, भूपटल व ऊपरी मेंटल, और चौथा है मेंटल व क्रोड। तो इसका सही जवाब होगा भूपटल और ऊपरी मेंटल, ठीक है। ये जब मिल जाते हैं तो बनता है स्थल मंडल। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए देखिए, जीएस को समझने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप उसको अच्छे से पढ़ो। अगर आप उसको अच्छे से रिवाइज नहीं करोगे तो फिर आप कभी भी इसको समझ नहीं पाओगे, ठीक है। ये देखो, यहीं कहीं होगा, ये देखो, भूपर्पटी व मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल बनाते हैं, लिथोस्फीयर। इसी तरीके के सवाल आपको एग्जाम में भी सीधे सीधे मिलते हैं। फिर आप सोचते हो पेपर में कहाँ से सवाल पूछ रहा है, तो हो गया ना इसका जवाब, भूपटल व ऊपरी मेंटल, ठीक है, ऑप्शन सी। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में देना, ठीक है। एक आध सवाल आप भी बताओ कि निम्न भूकंपीय तरंगें चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती हैं, ठीक है, ये आप मुझे बताइए, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में करना। अब इसी तरह, अब ये जो नीचे सवाल दिए हुए हैं ये मेंस के स्तर से पूछे जाते हैं। मेंस में ऐसे सवाल आते हैं 30 शब्दों में, 25 शब्दों में, है ना। तो अभी आप अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछो, ठीक है। और देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हो यूपीपीसीएस 2026 की,
या फिर आप तैयारी कर रहे हो उत्तराखंड PCS 2026 की, तो आपको इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल आप फॉलो करिए एक ही चैनल को, जो कि है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इसके पेड कोर्स को आप बाई करिए। इसमें आपको सारा का सारा GS, सारा का सारा करंट अफेयर, जितनी भी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं जो ज़रूरी हैं, वो सब आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। ठीक है, आपको इधर उधर भागने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई बुक, कोई भी मैगजीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। केवल SCS को फॉलो अगर आप करेंगे ना ढंग से, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।